हेलो दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और हाँ, वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि स्टोरी में क्या बताया गया है क्या नहीं। तो सुनते हैं कहानी। इस कहानी में मेरा नाम सानिया है। मेरा कोई भाई नहीं है, हम टोटल 4 बहनें हैं। मुझे एक बहन छोटी है और 2 बहन बड़ी है। मेरे पापा स्कूल की बस चलाते हैं और थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर लिया करते हैं, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते हैं। हम 4 बहनें कभी कभार खेत पर जाया करते हैं पापा की मदद करने के लिए। मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए हम 4 बहनें पापा की हमेशा मदद किया करते हैं काम में। पापा को हम लोगों ने कभी यह नहीं महसूस होने दिया कि उनका कोई बेटा नहीं है। हम लोग पापा के सामने एक बेटे की तरह पेश आया करते थे। मेरी माँ घर का पूरा काम किया करती थी। हम 4 बहनें पढ़ाई भी करते थे और काम भी करते थे। मुझे जो 2 बड़ी बहन थी उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, तो वह लोग घर पर ही रहा करती थी, लेकिन मैं और मेरी छोटी बहन अभी भी स्कूल जा रहे थे। मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ और मेरी छोटी बहन 9th क्लास में पढ़ रही है। हम 4 बहनों में ज़्यादा उम्र का भेदभाव नहीं है, 2-2 साल का फ़र्क हम बहनों में। मेरी बड़ी बहन की उम्र 22 साल है और उससे छोटा जो बहन है उसकी 20 साल है और मेरी 18 साल और मुझसे जो छोटी बहन है उसकी 16 साल उम्र है। मेरे पापा मेरी सबसे बड़ी बहन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मेरे पापा को अब शादियों की जल्दी हो रही है हम लोगों की। मेरे पापा को बहुत टेंशन होती है कि वह 4 बेटियों की शादी इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर पाएंगे, इतना रुपया कहाँ से लाएंगे। मेरे पापा इतने रुपए नहीं कमा पाते थे कि चारों बहनों की शादी धूमधाम से कर पाते। मेरे पापा का कहना था कि तुम लोगों की शादी हो जाए, बस मेरा बोझ कम हो जाए। एक दिन मेरे घर पर पापा के दोस्त आए थे जिन्हें हम लोग अंकल का कर पुकारते थे। यह अंकल मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे, ऐसा पापा कहा करते थे। अंकल मेरे पापा के छोटे पर के दोस्त थे। बचपन में मेरे पापा ने अंकल के साथ बहुत खेला है। मेरे पापा और अंकल साथ साथ ही पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाया करते थे और साथ साथ ही स्कूल से घर आया करते थे। लेकिन अंकल की किस्मत उन्हें कहीं और ले जाती है और मेरे पापा की किस्मत उन्हें कहीं और ले जाती है। मेरे पापा गांव में ही रह गए थे, लेकिन अंकल पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर निकल गए थे पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद अंकल को एक टीचर की पोस्ट मिल जाती है। अंकल शहर से गांव कभी कभी ही आया करते थे और जब भी आया करते थे सबसे पहले मेरे पापा से मिलने के लिए घर पर आया करते थे। जब अंकल को छुट्टियां मिल जाती थी तो वह गांव आ जाते थे और उन्हें छुट्टियां मिल गई थी तो आज अंकल गांव आए थे। अंकल जब घर आते हैं मेरे पापा अंकल को देखते हैं तो दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। मेरे पापा अंकल से कह रहे थे बैठो बैठो, कब आ गए। अंकल कहने लगे आज ही आया हूँ, मैंने सोचा तुम्हारे घर चलता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। बचपन की यादें मुझे भुला नहीं जाता। मेरे पापा अंकल से कहते हैं कि मुझे भी यार बचपन की यादें भूली नहीं जाती है, अब वह दिन कहाँ वापस आने वाले हैं। तो अंकल कहते हैं हाँ यार, अब वह दिन कहाँ वापस आएंगे। मेरे पापा अंकल से पूछने लगते हैं और बताओ शहर में क्या चल रहा है। मेरे पापा अंकल से पूछ रहे थे शहर में तो बहुत अच्छा लगता होगा। तो अंकल पापा से कहने लगी नहीं यार, ऐसा नहीं है, मुझे तो शहर से अच्छा गांव लगता है। गांव में जो सुकून है शहर में वह सुकून नहीं है। यहाँ सब कितने प्यार से बोलते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने काम से कम रखते हैं, जब अपना काम होता है तभी बोलते हैं। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों में प्रेम भाव है। मुझे तो गांव ही सबसे अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी जॉब गांव में लग जाए, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है। मुझे गांव की बहुत याद आती है और जब भी मुझे छुट्टी मिलती है इसलिए मैं गांव लौट आता हूँ। अंकल ने अपने हाथों में एक कार्ड पड़ा हुआ था, वह कार्ड किसी के शादी का था। अंकल वह कार्ड मेरे पापा को देते हैं और कहते हैं यह को कार्ड सबसे पहले ये कार्ड मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये पहला कार्ड है, मैंने सोचा सबसे पहले ये कार्ड मैं तुम्हें दूं। तो मेरे पापा कहते हैं किसकी शादी है भाई। तो अंकल कहते हैं मेरी बेटी की शादी है 15 दिन बाद और सब लोगों को आना है। तो पापा कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बेटी की शादी पक्की हो गई, वैसे लड़का क्या करता है। मेरे पापा पूछ रहे थे अंकल से, तो अंकल कहने लगी लड़का नेवी में है और बहुत अच्छी पोस्ट पर है। मैंने सोचा जब लड़का अच्छी पोस्ट पर है तो मुझे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए और मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया।
अंकल कह रहे थे वैसे तुम्हारी बड़ी वाली बेटी की उम्र काफ़ी हो गई है, तुमने तो शादी कर दी होगी अपनी बड़ी वाली बेटी की। तो मेरे पापा कहने लगे, अभी मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी नहीं की है, मैं उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा। अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो तुम ही बताओ, मैं भी अपनी बेटी की शादी कर दूँ, उसका भी हाथ पिला कर दूँ। लेकिन मेरे पापा का कहना था कि हम दहेज में कुछ नहीं दे पाएंगे, मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है कि मैं दहेज में कुछ दे पाऊँ। अगर कोई ऐसा रिश्ता हो जिसकी कोई मांग ना हो तो बताओ। तो अंकल कहने लगे, ठीक है, एक रिश्ता है तो बताओ तो दिखा दे, काफ़ी अच्छे लोग हैं, तुम्हारी बेटी भी खुश रहेगी। देखो जब अगली बार आऊँगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि वह लोग शादी करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि वह लोग शहर में रहते हैं। जब मैं शहर जाऊँगा तो मैं उनसे पूछ लूँगा, अगर उन्हें शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगा, अगर नहीं करनी होगी तो भी मैं तुम्हें बता दूँगा। तो मेरे पापा कहने लगे, ठीक है। अंकल ने अपनी बेटी का इनविटेशन पापा को दे दिया था और कह रहे थे कि शादी में ज़रूर आना सब लोग। अंकल मेरे पापा से कह रहे थे अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह अभी इनविटेशन देना है, और तुम्हारी बेटी की शादी की बात जल्दी ही करूँगा, जैसा होगा वैसा तुम्हें बताऊँगा। मेरे पापा कहने लगे, ठीक है, और अंकल घर से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद शादी की तारीख आ जाती है और मेरे पापा शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने पापा से कहा, मुझे भी शादी में चलना है, मैं कभी भी शहर नहीं गई थी, मुझे भी एक बार शहर जाना था और देखना था कैसा होता है शहर। मेरे पापा कहने लगी, अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भी शादी में ले चलता हूँ। मैं तैयार हो जाती हूँ शादी के लिए। मेरी तीनों बहनें देख रही थी मुझे तैयार होते हुए। मेरी बहनें मुझसे पूछने लगी, कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा, मैं पापा के साथ शादी में जा रही हूँ। जो अंकल घर पर आए थे, आज उन्हीं बेटी की शादी है। मेरी तीनों बहनें पापा से कहने लगी, मुझे भी चलाना है शादी में। तुम सिर्फ सानिया को शादी में ले जा रहे हो, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो पापा कहने लगते हैं, इतने लोग वहां जाकर के क्या करोगे? अगली बात किसी को शादी होगी तब मैं सानिया को नहीं ले जाऊंगा, तुम लोगों में से किसी को ले जाऊंगा, एक एक बार सबको ले जाऊंगा शादी में। अब सानिया तैयार हो गई है तो उसे ही जाने दो। तो मेरी बहनें कहने लगी, ठीक, और मेरे पापा मुझे लेकर के शादी के लिए निकल लेते हैं। हम लोगों को बस से जाना था क्योंकि शहर काफ़ी दूर है। मैं और मेरे पापा बस में बैठते हैं और कुछ देर बाद बस ड्राइवर हम लोगों को शहर पहुंचा देता है। जहां बस रुकी थी वहां से कुछ ही दूरी पर अंकल का घर था। हम लोगों ने एक रिक्शा बुक कर लिया था, उसकी हेल्प से हम लोग अंकल के घर पहुंच जाते हैं। अंकल के घर पर बहुत लोग पहले से आए हुए थे क्योंकि आज ही शादी थी। अंकल के घर पहुंचने के बाद अंकल तुरंत ही दौड़कर आते हैं मेरे पापा के पास और पापा से कहने लगते हैं, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो पाप करने लग, नहीं दिक्कत कोई नहीं हुई है। और अंकल फिर से काम में लग जाते हैं। आज अंकल को काम बहुत है इसलिए उन्होंने सिर्फ हर खबर दिया था। मेरे पापा का इतना टाइम नहीं था कि बैठकर बातें कर सके। मेरे पापा से कहते हैं, तुम बैठ जाओ, मुझे काम है, मैं काम करता हूँ। मेरे पापा कहने लगे, हाँ तुम कम करो, मैं बैठा हूँ। मैं और मेरे पापा चेयर पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है हम लोगों को नाश्ता देने के लिए। ये लड़का मुझे और मेरे पापा को कोल्ड ड्रिंक का गिलास देता है। हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी। वह लड़का पास में ही खड़ा हुआ था और मुझे बहुत गौर से देख रहा था। ये लड़का पता नहीं मेरी तरफ क्या देख रहा था और ये लड़का कौन है, मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मेरे पापा भी कामों में बिजी हो जाते हैं। मेरे पापा भी अंकल का काम करवा रहे थे। ये लड़का जिधर से भी निकल रहा था उधर से मुझे ही देख रहा था। इसकी उम्र लगभग मेरे बराबर थी। वह लड़का भी काम में लग जाता है। काम के सिलसिले में वह बाहर गया हुआ था और कुछ देर बाद जब काम करके बाहर से घर आता है तो वह रूम में चला जाता है। मैं जहाँ बैठी थी रूम सामने ही बना हुआ था, उसके अंदर का सब दिख रहा था। कौन अंदर है कौन नहीं, बहुत लोग अंदर थे। वह लड़का भी अंदर चला जाता है। अंदर से वह लड़का मुझे इशारों में कुछ बता रहा था। यह इशारे कैसे थे मुझे कुछ नहीं पता था और वह इशारों में मुझे क्या बताना चाहता है वह भी मुझे नहीं पता था, लेकिन वह किसी चीज़ का इशारा कर रहा था। मैं भी सारे से उसे लड़के से पूछा क्या है, तो वह लड़का कुछ कहना चाह रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह लड़का मेरे पास से गुजरता है और एक पर्ची मेरे पास डाल देता है। उसे लड़के ने उसे पर्ची को मेरे नीचे पास में ही डाल दिया था। उसे पर्ची में पता नहीं क्या लिखा था क्या नहीं, मैंने उसे पर्ची को नहीं उठाया क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग देख रहे थे।
अगर किसी ने पर्ची उठाते हुए देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी मुझे पर्ची से क्या मतलब। वह लड़का फिर से मेरे पास से गुजरता है और वह मुझे इशारा करता है कि पर्ची उठा लो, इसमें पर्ची में तुम्हारे लिए कुछ है। मैं भी इशारों में उसे लड़के से कहा, लेकिन इस पर्ची में तुमने लिखा क्या है? मैं ऐसे पर्ची नहीं उठा सकती। वह लड़का कह रहा था, पहले पर्ची उठा और उसमें पढ़ो क्या लिखा है। मैंने पर्ची नहीं उठाई क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे थे। कुछ देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं शादी लेकर के। वह लड़का बारातियों को खाना खिलाने में व्यस्त हो जाता है और मेरे पापा भी कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं। शादी हो जाने के बाद मैं और मेरे पापा वापस घर लौट आते हैं। मैंने उसे पर्ची को उठाकर के नहीं देखा था कि उसने क्या लिखा है क्या नहीं। मैं इस पर्ची के बारे में सोच रही थी, आखिरकार उसे पर्ची में उस लड़के ने क्या लिखा था और उसे लड़के ने मुझे वह पर्ची क्यों देना चाहता था। मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं अपने घर में आ जाती हूँ। घर में आ जाने के बाद भी मुझे उसे लड़के के वह इशारे याद आ रहे थे। मुझे वह लड़का भूल नहीं जा रहा था। मैंने सोचा मुझे अपनी बहनों को ये बात बतानी चाहिए। मैं अपनी तीनों बहनों को पास बुलाती हूँ और उनसे अपनी बातें शेयर करती हूँ। मेरी बहन ने मुझसे कह रही थी, वह लड़का तुम्हें शायद प्यार करने लगा है। मेरी बहनें मुझसे मजाक कर रही थी। मैंने अपनी बहनों से कहा, ये टाइम मजाक करने का नहीं है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़का आखिरकार पर्ची क्यों देना चाहता था। मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, वह लड़का तुमसे प्यार करने लगा है। उसे पर्ची में जरूर ही तुम्हें उसे लड़के ने प्यार के बारे में लिखा होगा। अगर तुमने वह पर्ची उठा ली होती और उसमें पढ़ा होता तो उसमें जरूर प्यार का इजहार लिखा होता। मेरी बहन ने मुझसे कह रही थी कि तुम्हें पर्ची को उठा लेना चाहिए था और उसमें देखना चाहिए था क्या लिखा है क्या नहीं। मैंने अपनी बहनों से कहा, चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक हुआ। वैसे भी वहां बहुत लोग खड़े हुए थे। अगर उन किसी ने मुझे पर्ची उठते देख लिया होता तो वहां पर पता नहीं कितनी बेइज्जती होती, मेरी भी और हमारे पापा की भी। तो मेरी बहनें मुझसे कहने लगी, हाँ ये तो बात सही है। मेरी बहन ने मुझसे कह रही थी, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन ये तो बात है, वह लड़का तुमसे प्यार करने लगा है, क्योंकि तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम उसके बारे में जो जो बता रही हो वह प्यार में ही होता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मैं बिस्तर बेचकर लेट जाती हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे वही बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी और याद आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना मुझे उसकी बातें क्यों याद आ रही हैं। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, बस वही बातें याद आ रही थी। और जब सुबह हुई तो मैं अपनी बहनों से बताया, आज मुझे नींद नहीं आई, मुझे इस लड़के की बातें याद आ रही हैं। तो मेरी बहन ने मुझसे कहने लगी, मुझे तो लगता है तुम्हें भी उसे लड़के से प्यार हो गया है। मैंने अपनी बहनों से कहा, ऐसा नहीं है, मुझे याद आ रही है उसकी बातें, तो मतलब यह नहीं है कि मुझे भी उससे प्यार हो गया है। तुम मेरी बहन ने मुझसे कहने लगी, जब किसी की ज़्यादा याद आए और वह लड़का हो और वह भी उम्र के बराबर तो उसमें प्यार ही हो जाता है। और ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तुम्हें भी उसे लड़के से प्यार हो गया है, तुम मानो या ना मानो। मैंने अपनी बहनों से कहा, ठीक है, मुझे अब उसके बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे कोई प्यार वगैरह नहीं है उससे। मैं अपने रूम में चली जाती हूँ और मेरी बहनें अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मैं जब रूम में जाती हूँ तब भी मुझे याद आ रही थी उसी लड़के की। मैं बहुत सोचती थी कि मैं ना सोचूं उसे लड़के के बारे में, लेकिन न सोचने पर भी मुझे उसकी ही याद आ रही थी। कहीं मुझे उसे लड़के से सच में प्यार तो नहीं हो गया। मेरे दिमाग में एक बार यह भी बात घूम जाया करती थी कि शायद मुझे उसे लड़के से प्यार हो गया है, और फिर मैं सोचती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगभग एक हफ्ता गुजरता है। उसके बाद अंकल हमारे घर पर आए हुए थे। जब अंकल घर पर आए तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अंकल के जो साथ में आया था वह लड़का था। ये लड़का वही था जो मुझे पर्ची दे रहा था। मुझे इसी लड़के की याद आ रही थी, लेकिन ये लड़का मेरे घर पर क्या करने आया है? वह भी अंकल के साथ आया है। मेरे पापा अंकल को देखते हैं तो तुरंत ही अंकल के पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, जो नाश्ता ले आओ अंकल के लिए। मैं किचन में जाती हूँ अंकल के लिए नाश्ता लेने के लिए। मैं जब किचन से नाश्ता लेकर के अंकल के पास आता हूँ और नाश्ता टेबल पर रख देती हूँ, वह लड़का मेरी ही तरफ देख रहा था। मेरे पापा अंकल से पूछने लगे, ये लड़का कौन है? तो अंकल कहने लगे, यह मेरा बेटा सौरभ है। मेरे पापा अंकल से कहने लगी, यही तुम्हारा बेटा सौरभ है? तो अंकल कहने लगे, हाँ यही मेरा बेटा सौरभ है। मेरे पापा अंकल से कहने लगे, पहले ये बहुत छोटा था,
अब देखो कितना बड़ा हो गया है, बिल्कुल बदल ही गया है। अंकल मेरे पापा से कहने लगते हैं सौरभ कह रहा था कि मुझे भी गांव चलना है, क्योंकि सौरभ बहुत दिनों से गांव आया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो सौरभ को भी साथ में ले चलते हैं। सौरभ का कहना था कि मुझे खेतों में घूमना है, वहां की हरियाली देखनी है, तो मैंने सोचा सौरभ को भी ले चलते हैं और उस गांव दिखाते हैं। सौरभ बचपन से ही शहर में पाल बड़ा है, इस गांव का कुछ भी पता नहीं है। सौरभ कह रहा था कि मुझे खेतों में घूमना है, तभी मैं सौरभ को गांव ले आया। अगर तुम्हारा कोई जानने वाला हो तो सौरभ को खेतों में घुमा दो, क्योंकि इसका बहुत मन होता है खेतों में घूमने का। तो पापा मुझसे कहने लगे जो बेटी सौरभ को तुम खेतों में घुमा दो जाकर। मेरे पापा मुझसे कह रहे थे तो मैंने कहा ठीक है। मैं और सौरभ खेतों की तरफ निकल जाते हैं। सौरभ मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने सौरभ से बताया कि मेरा नाम सानिया है। सौरभ और भी मुझसे सवाल जवाब कर रहा था। थोड़ी देर बाद सौरभ मुझसे पूछने लगता है, मैंने पर्ची उठाने को कहा था, तुमने पर्ची क्यों नहीं उठाई? मैंने सौरभ से कहा मैंने पर्ची इसलिए नहीं उठाई क्योंकि वहां पर बहुत लोग खड़े हुए थे, और वैसे भी मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी, तो मैं पर्ची क्यों उठाती? मैंने सौरभ से पूछा वैसे पर्ची में लिखा क्या था? तो सौरभ कहने लगा मुझे अब नहीं बताना, क्योंकि तुमने पर्ची नहीं उठाई। अगर तुमने पर्ची उठा ली होती तो तुम्हें पता चल गया होता कि उसे पर्ची में क्या लिखा है। मैंने अपने हाथों से उसे पर्ची में तुम्हारे बारे में लिखा था, लेकिन तुमने नहीं उठाया। अगर उठा लेती तो तुम्हें पता चल जाता। तो मैंने सौरभ से पूछा तो अब बता दो ना उसे पर्ची में क्या लिखा है। सौरभ बताने के लिए राजी नहीं था, तो मैंने सौरभ से कहा ठीक है, ना बताओ, मैं सौरभ से बोलना बंद कर देता हूँ। सौरभ कहता है तुम अब बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? मैं सौरभ से गुस्सा हो गई थी। सौरभ कह रहा था अच्छा गुस्सा ना हो, मैं बता रहा हूँ। उस पर्ची में क्या लिखा था? मैंने उसे पर्ची में अपने प्यार का इजहार किया था। उसे पर्ची में मैंने अपना नंबर और नीचे आई लव यू लिखा था। मैं सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं पहले ही नज़र में तुम्हें पसंद कर लिया था और मुझे प्यार हो गया था। मैं तुम्हें इशारों में समझ रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसे पर्ची को उठाओ और उसे पढ़ो, लेकिन तुम मेरे इशारों को समझ नहीं रही थी। मैं सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, और वैसे भी मैं खेतों में घूमने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जब अपने पापा से तुम्हारे बारे में पूछा तो पापा मुझसे कहने लगे यह मेरी दोस्त की बेटी है। मेरे पापा गांव आ रहे थे तो मुझे पता चला तुम भी उसी गांव में रहती हो, तो मैं अपने पापा से कहा मैं भी गांव चलूंगा, मुझे भी खेतों में घूमना है और खेतों की हरियाली देखनी है। तो पापा कहने लगे ठीक है, और पापा मुझे लगा लेते हैं मैं यहाँ खेतों की हरियाली नहीं देखने आया था, मैं तुमसे मिलने आया था, मैं तुम्हें देखने आया था। मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ है। तो मैंने सौरभ से कहा लेकिन मुझे तुमसे प्यार नहीं है। तो सौरभ कहने लगा पहले ये बताओ जब से तुम शहर से लौटी हो तुमने मेरे बारे में सोचा है या नहीं? तो मैंने सौरभ से कहा मुझे याद तो तुम्हारी बहुत आती है, लेकिन ये प्यार नहीं है। तो सौरभ कहने लगा तो फिर क्या है? जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मेरे बारे में इतना सोचती क्यों हो? मेरे पास बताने के लिए अब कुछ नहीं था। मैं सौरभ से क्या कहती क्या नहीं? मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सौरभ से मुझे प्यार हो गया है, लेकिन इतनी जल्दी प्यार कैसे हो सकता है? ये प्यार नहीं था, मुझे ऐसा ही लग रहा था। अभी मैं भी किसी से प्यार नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं था प्यार कैसा होता है। मैंने सौरभ से कहा मुझे तुमसे प्यार नहीं है। तो सौरभ कहने लगा अच्छा ठीक है, जब प्यार नहीं है तो अब घर चलते हैं, मुझे अब तुमसे ज़्यादा कुछ बातें नहीं करनी। मैंने सौरभ से कहा अच्छा ठीक है, हम लोग दोस्त तो बन सकते हैं ना? सौरभ मुझसे कहने लगा दोस्त बनाकर के क्या करोगे? मुझे तो तुमसे प्यार है, लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, मुझे ये दोस्ती नहीं करनी। मैंने सौरभ से कहा अरे दोस्ती कर लो, मैं प्यार वगैरह नहीं कर सकती, अगर दोस्ती करनी हो तो कर लो। तो सौरभ कहने लगा अच्छा ठीक है, ये लो मेरा नंबर और आज से हम लोग दोस्त। मैं सौरभ से दोस्ती कर लेती हूँ, सौरभ मेरा दोस्त बन जाता है। मुझे सौरभ ने अपना फ़ोन नंबर दे दिया था। उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं। अंकल और पापा मेरे बैठे हुए अभी भी बात कर रहे थे। अंकल पापा से कहते हैं ठीक है अब हम लोगों को चलना चाहिए। अंकल पापा को लास्ट टाइम कह रहे थे कल दिखाई करवानी है। अंकल पापा से दिखाई के बारे में क्या कह रहे थे? मुझे समझ आ गया था कि दीदी की शादी की बात कर रहे होंगे, क्योंकि शादी के बारे में ही बात कर रहे थे।
मतलब कल मेरी दीदी की शादी की दिखाई है। अंकल और सौरभ घर से चले जाते हैं। मेरे पापा माँ से बात कर रहे थे। मेरे पापा मन से कह रहे थे कि अंकल कह रहे थे कि उनके 2 लड़के हैं और दोनों की शादियां साथ में ही करना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो दोनों बेटियों का हाथ पिला कर सकते हो एक ही साथ। इसमें खर्च भी काम आएगा और 2 शादियां भी हो जाएंगे। मेरी मम्मी कह रही थी कि हाँ ये ठीक रहेगा। और जब कल होता है तो मेरी दीदी की दिखाई होती है। मेरे दोनों दीदी को लड़के वाले पसंद कर लेते हैं। लड़के वालों की कुछ भी मांग नहीं थी। लड़के वालों का कहना था कि दहेज में बस इतना दे देना कि हम लोगों की बेइज्जती ना हो। मेरे पापा लड़के वालों से कह रहे थे हम लोग तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देंगे। हम लोग दहेज में इतने सामान देंगे कि तुम लोगों की बेइज्जती नहीं होगी। मेरे दोनों दीदी का रिश्ता पक्का हो गया था और शादी की तारीख भी निकल गई थी। कुछ दिनों में मेरी दीदी की शादी हो जाती है और मेरी दोनों दीदी विदा होकर के ससुराल चली जाती हैं। अब हम दोनों बहनें ही बचे थे। मुझे एक बहन मेरी छोटी थी और मैं बची थी। अब मेरे पापा को मेरी और मेरी छोटी बहन की शादी की टेंशन हो रही थी। इतने दिनों में मुझे सौरभ की बहुत याद आ रही थी। इतनी जल्दी सौरभ से मुझे कैसा लगा हो गया था कि मुझे उसकी बहुत याद आने लगी थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे सौरभ से प्यार हो गया है। मुझे रहा नहीं गया और मैंने सौरभ के पास कॉल कर दी। मैंने सौरभ से हाल खबर ली और सौरभ ने मेरी हाल खबर ली। मैंने सौरभ से कहा मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो सौरभ कहने लगा हाँ बताओ क्या बात बतानी है तुम्हें। मैंने सौरभ से कहा क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। तो सौरभ मुझसे कहने लगा मैं सच कहूँ तो मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारी ही याद आती है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो। सौरभ बहुत इमोशनल हो गया था। मैंने सौरभ से कहा इतना इमोशनल ना हो। मैंने सौरभ से कहा मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो सौरभ कहने लगा हाँ कहो। मैंने सौरभ से बोल दिया था कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं भी तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती हूँ। मुझे भी तुमसे बेपनाह प्यार हो गया है। तो सौरभ कहने लगा क्या तुम सच कह रही हो। मैंने कहा हाँ मैं सच कह रही हूँ। सौरभ खुशी के मारे पागल हो जाता है और फोन पर ही उछलने लगता है। मैंने सौरभ से कहा इतना क्यों खुश हो रहे हो। तो सौरभ कहने लगा ये खुशी की बात है। तुम्हें एहसास नहीं है कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं सच में आज बहुत खुश हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैंने सौरभ से कहा करोगी क्या अब तुम मुझसे प्यार करो। सौरभ मुझसे कहने लगा वह तो करता ही हूँ। सौरभ मुझसे कहने लगा अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने सौरभ से कहा लेकिन तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और तुम लोग एक रिच फैमिली से हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए मानेंगे। तो सौरभ कहने लगा मेरी जिद के आगे सब झुक जाते हैं। आप मेरी शादी तुम्हारे साथ ही होगी। तो मैंने सौरभ से कहा ठीक है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सौरभ तुरंत ही अपने घर में बता देता है कि मैं सानिया से प्यार करता हूँ और सानिया भी मुझसे प्यार करती है। हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। सौरभ के घर वाले मान गए थे लेकिन उनकी मम्मी नहीं मान रही थी। मैं भी अपने घर में बता दिया था सौरभ के बारे में। तो मेरे घर वाले तो सब तैयार थे शादी के लिए, लेकिन सौरभ की मम्मी तैयार नहीं थी शादी के लिए, क्योंकि उन्हें दहेज चाहिए था जो कि हम लोग दे नहीं सकते थे। मेरे पापा के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वह दहेज दे सके। सौरभ घर पर बहुत जिद करता है तो उसकी जीत के आगे उसकी मम्मी भी घुटने टेक लेती हैं। मेरी और सौरभ की शादी पक्की हो गई थी और कुछ ही दिनों में मेरी शादी सौरभ के साथ हो जाती है। मैं विदा होकर के सौरभ के घर गई थी। यह मेरा पहला दिन था। मैं अपने रूम में ही बैठी थी, सौरभ कहीं बाहर गया था। मेरे पास मेरी सासू माँ आती है और मुझसे बातें करती है। सासू माँ मुझे बहुत उखड़े पैन से बात कर रही थी। मुझे नहीं लगता था कि सासू माँ मुझसे प्यार करती हैं, क्योंकि सासू माँ की बातों से पता चल रहा था। मेरे पति जो कि 2 भाई थे, मेरे पति से एक बड़े भाई थे, उनकी शादी हो गई थी। उनकी बीवी जब मेरे पास आती है वह भी मुझे ताने मार रही थी और मेरी सास भी मुझे ताने मार रही थी। मेरी सास मुझे तनी इसलिए मार रही थी क्योंकि मेरे पिताजी ने दहेज में इन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। कुछ देर बाद मेरा पति रूम में आता है। मैं बहुत दुखी बैठी हुई थी। तो मेरा पति मुझसे पूछने लगा तुम इतनी दुखी क्यों हो। तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अगर मैं बता दिया होता तो दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। हमारी शादी के 2-4 दिन बीतने के बाद मेरी सास मुझे कम प्यार करती थी बड़ी वाली बहू की अपेक्षा। बड़ी वाली बहू मेरी सास को बहुत सारा दहेज लेकर के आई थी।
लेकिन मैं अपनी सास के लिए इतना ज़्यादा दहेज नहीं ला पाई थी, इसलिए मेरी सास मुझे नहीं प्यार करती है। लगभग 1 हफ्ता बाद सासू माँ की तबीयत खराब हो जाती है अचानक ही। सासू माँ हमेशा बेड पर ही पड़ी रहती थी और उनके लिए सारा काम करना पड़ रहा था। मेरी सास जब भी मुझे बुलाती मैं तुरंत ही थोड़ी चली जाती उनके पास, लेकिन जब बड़ी वाली बहू को बुलाती तो वह आने में बहुत देर कर देती थी। मेरी सास को अब एहसास हो रहा था कि उन्हें कौन ज़्यादा प्यार करता है। सब दहेज से नहीं होता है, प्यार भी करना जरूरी होता है। मैं हमेशा ही अपने सास के पास बनी रहती थी ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन बड़ी बहू हमेशा अपने मेकअप और अपनी ज़रूरत को पूरा किया करती थी। बड़ी बहू सास का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही थी। मेरी सास को अब समझ आ रहा था कि मैं अपनी छोटी बहू के साथ गलत कर रही हूँ। जब मेरी सास बिल्कुल ठीक हो जाती है तो मेरी सास मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। मेरे साथ मुझसे कह रही थी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, तुम घर में दहेज नहीं लाए, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाया और बहुत कष्ट दिए, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मुझे क्या पता था तुम इतनी संपन्न गुण हो। वही बड़ी वाली बहू को देखो, उसके अंदर कोई अच्छा गुण ही नहीं है। मैं दहेज के खातिर बड़ी बहू को ज़्यादा प्यार करती थी और तुम्हें कम प्यार करती थी। लेकिन मुझे अब एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। मेरी सास मुझसे गलती मांगती है। मैंने अपनी सास से कहा, आप मेरी माँ समान हैं, आप मुझे शर्मिंदा न करें, प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। मेरे साथ आप मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी और मेरा पति तो पहले से ही मुझे बहुत प्यार करता था। मेरे ससुर जो कि अंकल थे वह तो मुझे अपनी बेटी समझकर प्यार करते थे। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरी सास को समझ आ गया था कि सब दहेज नहीं होता है। अगर अच्छा अच्छी हो तो दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दहेज रूपों से खरीदा जा सकता है लेकिन अच्छा और सम्मान रूपों से नहीं खरीदा जा सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ। जब तक के